everyone. Welcome back to Replicating Minds once again. So today this is the lecture number 8 of techniques और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस को एंड दिस इज द पार्ट 3 ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे पहले दो लेक्चर्स इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में होगा टेक्निक्स, बायोफिजिकल टेक्निक्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। नहीं तो मैं उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्टली उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में हम ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे, बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं और सही से जानने को समझने को मिलता नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा होगा या एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया होगा पेज को, राइट? बट बहुत सारे बच्चे जो कंपोनेंट्स पेज में यूज़ करते हैं वो ब्लाइंडली यूज़ करते रहते हैं, दिन पे दिन सालों गुजर जाते हैं, लेकिन उनको टिमिड का रोल पता नहीं होता कि टिमिड हम क्यों यू ऐड कर रहे हैं। एपीएस, दैट इज अमोनियम पर सल्फेट, व्हाई वी आर यूजिंग दिस कंपोनेंट, व्हाई वी आर यूजिंग एक्राइलामाइड, बेस एक्राइलामाइड एंड ऑल दैट थिंग्स, राइट? तो आज के इस लेक्चर में मेनली फोकस हमारा यही रहेगा, समझने की हम ये कोशिश करेंगे कि हम एपीएस क्यों यूज़ कर रहे हैं, टिमिड क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक्राइलामाइड, बेस एक्राइलामाइड क्यों यूज़ कर रहे हैं और ये क्या रोल प्ले करते हैं जब हम पॉली एक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पेज जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं, राइट? ओके, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पॉली एक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिक प्रिंसिपल्स की और मेनली फोकस रहेगा हमारा कंपोनेंट्स पे जो यूज़ करते हैं हम पेज को प्रिपेयर करने के लिए। तो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ पॉली एक्राइलामाइड जेल। ओके, तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि हम यूज़ करते हैं उसमें, या देखा होगा या किया होगा कि एक्राइलामाइड और बिस एक्राइलामाइड को हम यूज़ करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों का एक सॉल्यूशन बना के रखते हैं, राइट? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो बॉटल है, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्राइलामाइड एंड बिस एक्राइलामाइड, राइट? यू कैन सी हेयर, इसमें हमने एक्राइलामाइड और बिस एक्राइलामाइड को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया है। ओके, पॉलीएक्राइलामाइड जेल की जो मेन बॉडी होती है वो इस सॉल्यूशन से मिलकर ही बनी होती है। उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो एक्राइलामाइड और बेस एक्राइलामाइड होता है। ओके, अब बात आती है कि हम सबसे पहले कि इसको हम डार्क बॉटल में ही क्यों प्रिजर्व करके रखते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस सॉल्यूशन इज लाइट सेंसिटिव। ओके, दैट्स व्हाई वी प्रिजर्व दिस सॉल्यूशन इन द डार्क बॉटल। ओके, अगर हम बात करें इनके मोनोमेरिक फॉर्म की, तो एक्राइलामाइड ये कुछ इस तरीके का होता है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, और बेस एक्राइलामाइड कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है, राइट? बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर देखो, एक्राइलामाइड है और बेस एक्राइलामाइड है, इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? एक्चुअली जो बेस एक्राइलामाइड होता है इसमें दो एक्राइलामाइड लिंक्ड होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये एक एक्राइलामाइड है और ये एक एक्राइलामाइड है, ये लिंक्ड है एक मिथाइल ब्रिज से। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एन एन मिथाइल बिस एक्राइलामाइड। दो एक्राइलामाइड है और किससे जुड़े हुए हैं? मिथाइल ग्रुप से। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी आप लैब में, अपने लैब में पॉलीक्राइलामाइड जेल प्रिपेयर करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो एक्राइलामाइड और बेस एक्राइलामाइड जब ये मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं, कौन से फॉर्म में होते हैं? जब ये मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं तो दोस्तों ये होते हैं आपके लिए न्यूरोटॉक्सिक। ये होते हैं न्यूरोटॉक्सिक, और बिना मास्क के या बिना ग्लव्स के आप कभी भी पॉलीक्राइलामाइड जेल नहीं प्रिपेयर करेंगे। ओके, और जब आप ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तब बहुत ज़्यादा आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप बिना मास्क और बिना ग्लव्स के ये सॉल्यूशन प्रिपेयर ना करें, राइट? चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पॉलीक्राइलामाइड जेल होता है उसकी जो मेन बॉडी होती है वो एक्राइलामाइड और बिस एक्राइलामाइड की ही बनी होती है।
तो जैसे कि आपने देखा होगा जब आप पेज बनाते हो, जैसे मान लीजिए आप एसडीएस पेज बनाते हो तो इस तरीके का कुछ बनाते हो आप, है ना? या ऊपर आपकी वेल्स होती हैं, ये आपकी क्या होती है, ऊपर वेल्स होती हैं और इस तरीके का आप पेज बनाते हो, राइट? ऊपर आप बनाते हो स्टैकिंग जेल और नीचे आप बनाते हो रिजॉल्विंग जेल। ये जब हम एसडीएस पेज डिस्कस करेंगे तब हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि स्टैकिंग जेल क्या होता है, रिजॉल्विंग जेल क्या होता है। अभी बस मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक पिक्चर चलती रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर जब आप जेल बनाते हो तो जैसे मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जो जेल होता है उसका जो नेचर होता है वो पोरस होता है। ओके, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जैसे इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस तरीके से। तो बॉडी जो बनती है जेल की वो कुछ इस तरीके से बनती है, मान लीजिए इस तरीके से, ऐसे। ओके, तो ये छोटे छोटे पोर्स क्रिएट होते हैं और इन्हीं पोर्स के थ्रू आपका जो प्रोटीन होता है, ओके, या जो भी आप सैंपल यूज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल यू वांट टू सेपरेट, वो इन पोर्स के थ्रू धीरे धीरे नीचे की तरफ गुजरता है और छोटे मॉलिक्यूल्स आसानी से नीचे चले जाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स ऊपर फंस जाते हैं, धीरे माइग्रेट करते हैं, स्लो मूव करते हैं। ये कंसेप्ट होता है, राइट? तो इनकी जो मेन बॉडी होती है वो कौन बनाता है, एक्राइलामाइड और बिसएक्राइलामाइड, और वो जो बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये देखो, ब्लैक कलर को मैंने ब्लैक कलर से जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो है एक्राइलामाइड। दिस इज एक्राइलामाइड। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको बहुत रेयरली ये चीज़ समझाते हुए कोई मिलेगा और बुक्स में भी इतना ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए मैं इसको आसान बना के आपके लिए लेके आया हूँ कि जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्राइलामाइड एंड दिस रेड कलर केमिकल इज रिप्रेजेंटिंग द बिस एक्राइलामाइड। समझ रहे हो इस चीज को यहाँ पर? ओके, अब यहाँ पर जरा ध्यान से आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ एक्राइलामाइड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ बिस एक्राइलामाइड। तो अगर आप सॉल्यूशन में सिर्फ एक्राइलामाइड डालेंगे, ध्यान रखना, सिर्फ अगर आप एक्राइलामाइड डालते हो, बिस एक्राइलामाइड नहीं डालते हो, तो देखो यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसी एक चेन बन बन जाएगी, चेन बन जाएगी एक्राइलामाइड की, पॉलीएक्राइलामाइड बनेगा, चेन बन जाएगी। देख रहे हो, ये ऐसे इसी के साथ दूसरा एक्राइलामाइड जुड़ जाएगा, ये वाला इसी के साथ ये तीसरा एक्राइलामाइड जुड़ जाएगा। अगर आपने बिस एक्राइलामाइड नहीं डाला है, बिस एक्राइलामाइड क्या करता है कि क्रॉस लिंकिंग करता है। मतलब ये देख रहे हो यहाँ पर, एक चेन को, ये जैसे मान लो ये एक चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई, इस चेन को दूसरी चेन से जोड़ता है इस तरीके से, समझ रहे हो? फिर इस चेन को, सेकंड चेन को थर्ड चेन से, थर्ड चेन को फोर्थ चेन से जोड़ता है और इस प्रोसेस में ये पोर्स क्रिएट करता चला जाता है। समझ रहे हो? तो पोर्स किसकी वजह से बन रहे हैं? बिस एक्राइलामाइड की वजह से। अगर आप बिस एक्राइलामाइड सॉल्यूशन में नहीं डालोगे तो आपके पोर्स क्रिएट नहीं होंगे, बस चेन बनेगी आपकी एक्राइलामाइड की लंबी लंबी। ओके, सो वी कैन से हियर दैट द बिस एक्राइलामाइड is a cross-linking agent. It cross-links one chain with the another chain. Right? समझ में आया है ना? तो ये कंसेप्ट है कि हम क्यों एक्राइलामाइड और बिस एक्राइलामाइड को यूज करते हैं। तो मेन बॉडी जो जेल की होती है वो ये दोनों फॉर्म करते हैं। अब बात ये आती है कि बॉडी चलो ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, बट जुड़ कैसे रहे हैं, किसकी वजह से? तो इसके लिए हमें ऐसी बॉडी प्रिपेयर करने के लिए हमको कुछ और कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं तो वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्राइलामाइड और बेस एक्राइल के अमाइड के अलावा आप यूज़ करते हैं अमोनियम परसल्फेट और NNNN टेट्रामेथाइलिन 1,2 डायमाइन, दैट इज आल्सो नोन एज इन शॉर्ट फॉर्म टिमिड, है ना? तो एपीएस और टिमिड, आसान भाषा में एपीएस और टिमिड आप यूज़ करते हैं एक्राइलामाइड और बिस एक्राइलामाइड के साथ पॉलीएक्राइलामाइड जेल बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ एपीएस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टिमिड व्हाइल प्रिपेयरिंग जेल, पॉलीएक्राइलामाइड जेल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपीएस की। तो जब तक आप केमिकल स्ट्रक्चर हर एक कंपोनेंट का नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये कर क्या रहा है पॉलीक्राइलामाइड जेल में, क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड द केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स हियर, राइट? तो यहाँ पर देखो,
हम बात करेंगे अमोनियम पर सल्फेट का। तो यहाँ पर देखो अमोनियम ग्रुप आपको नजर आ रहा होगा और सल्फेट ग्रुप नजर आ रहा होगा। इसका जब स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से होता है। तो इसमें अमोनियम होता है और ये पर सल्फेट। ओके, तो क्या होता है कि जब आप वाटर में इसको डिसॉल्व करते हो एपीएस को, तो ये अमोनिया तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये इसी फॉर्म में रहता है इंटैक्ट, पर सल्फेट की फॉर्म में। जब व्हेन यू डिसॉल्व एपीएस, एपीएस क्या होता है, पाउडर की फॉर्म में आता है, अगर आपने बनाया होगा जेल में, है ना। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ यू हैव डन ऑलरेडी डन पॉलीक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो आप बैकग्राउंड में सोचते रहिए, राइट। तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आप एपीएस कैसे यूज करते थे, टिमिड कैसे यूज करते थे। ओके, तो एपीएस एक पाउडर के फॉर्म में आता है, व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में आता है, और इसको आपको फ्रेश प्रिपेयर करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत बार पीएचडी के इंटरव्यूज में ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे पढ़ने को, राइट। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। एपीएस जो होता है वो फ्रेश प्रिपेयर किया जाता है हमेशा। ओके, और ज़्यादा पुराना एपीएस हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा 5-6 दिन पुराना या 1 हफ्ते पुराना हमको एपीएस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना एपीएस हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये आता है पाउडर की फॉर्म में, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में, और जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो जो अमोनिया होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, बट दिस पर सल्फेट रिमेन्स इंटैक्ट, इसी फॉर्म में रहता है ये। ओके, तो अब क्या होता है कि आपने क्या किया है कि ये अमोनिया को डिसॉल्व, सॉरी एपीएस को डिसॉल्व कर लिया है एपेंड ऑफ में। इस तरीके के आप एपेंड ऑफ में एपीएस को डिसॉल्व करके रखते हो। याद आ रहा है कुछ? वेरी गुड, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम टिमिड को भी ऐसे इस कलर के ब्राउन एपेंड ऑफ में रखते हैं। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैंने जानबूझकर ये ब्राउन और ये वाइट और ये ब्राउन बॉटल यूज़ की है, ताकि आपको पता चल सके कि वाई वी हैव यूज दीज ब्राउन बॉटल्स, बिकॉज टिमिड भी आपका लाइट सेंसिटिव होता है, और लाइक एक्राइलामाइड और बिस एक्राइलामाइड। ओके, तो टिमिड को हमेशा आप ब्राउन एपेंड ऑफ में रखेंगे। ओके, तो अब आपको पता चल चुका है एपीएस का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एपीएस हम क्यों यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो टिमिड, तो जो एपीएस होता है वो आपका आपको प्रोवाइड, आपका जब जब आप जेल प्रिपेयर करते हो तो वो प्रोवाइड करता है फ्री रेडिकल्स। एपीएस क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स फ्री रेडिकल्स। ओके, फ्री रेडिकल्स, राइट। और जो टिमिड होता है ये होता है आपका कैटेलिटिक एजेंट। अभी हम बात करेंगे किस तरीके से जेल फॉर्म होता है, राइट। तो यहां पर देखो, जब आप पॉलीएक्राइल अमाइड जेल बनाते वक्त आपने एक्राइलमाइड बेस एक्राइलमाइड डाल दिया है, सो उसमें ये आप बीकर में बना रहे थे मान लो, तो आपने इसमें क्या किया, इसका सॉल्यूशन ऐड कर दिया है, एपीएस ऐड कर दिया है। ओके, और याद करो कि आप सबसे लास्ट में डालते हो टिमिड, सबसे लास्ट में आप टिमिड डालते हो। तो टिमिड क्या करता है, अब ध्यान से समझना कि टिमिड को मैंने क्या बोला कि इट्स अ कैटालिटिक एजेंट। ओके, तो जब आप टिमिड ऐड करते हो ना, तो क्या होता है कि ये पर सल्फेट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है इस तरीके से। ओके, और जब ये ब्रेक होता है तो क्या होता है कि इस पर एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है सल्फेट के ऊपर। क्या जनरेट हो जाता है? फ्री रेडिकल। और ये जो फ्री रेडिकल होता है इट्स हाईली अनस्टेबल। कैसा होता है? हाईली अनस्टेबल। ओके, अब ये जो फ्री रेडिकल जो है हाईली अनस्टेबल है, ये क्या करता है, तो यहां पर देखो कि ये जो रेडिकल जनरेट हुआ है इट्स अ फ्री रेडिकल। बहुत ध्यान से समझना है इसको, ये आपके बेसिक कंसेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल जो जनरेट हुआ है, अब ये क्या करेगा, अब जैसे आपने क्या किया है अभी सॉल्यूशन में, क्या किया है, एक्राइलेमाइड और बिस एक्राइलेमाइड का सॉल्यूशन डाला था, तो वो जो सॉल्यूशन है उसमें जो आपका एक्राइलेमाइड और बिस एक्राइलेमाइड है वो मोनोमरिक फॉर्म में है, अभी वो पॉलीमराइज तो हुआ नहीं है। तो ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है वो क्या होगा कि ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये चला जाता है मोनोमर के पास, एक्राइलेमाइड या बिस एक्राइलेमाइड के मोनोमर के पास चला जाता है, और इस मोनोमर को कर देता है एक्टिव। दिस इज एक्टिव मोनोमर ऑफ बिसक्राइलामाइड और एक्राइलामाइड, ये दोनों को ही एक्टिव करता है, राइट।
जैसे जैसे जो आता रहता है वो एक्टिव होता चला जाता है। एक्राइलेमाइड आया तो एक्राइलेमाइड एक्टिव हो गया, बिसएक्राइलेमाइड आया तो बिसएक्राइलेमाइड एक्टिव हो गया। ये रेडिकल जिसके कांटेक्ट में आता है, एक्राइलेमाइड के कांटेक्ट में आएगा तो उसको एक्टिव कर देगा, बिसएक्राइलेमाइड के कांटेक्ट में आएगा तो उसको एक्टिव कर देगा, राइट। अब ये मोनोमर एक्टिव हो चुका है, बट इसके ऊपर तो ये फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल इसको एक्टिव करने के बाद ये अनस्टेबल है, ये दूसरे मोनोमर को जाएगा और उसको एक्टिव कर देगा। फिर ये मोनोमर इसके साथ अटैच हो जाएगा, फिर ये फ्री रेडिकल दूसरे पे ट्रांसफर होगा इस तरीके से, फिर ये इसको एक्टिव कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक मोनोमर के साथ दूसरा मोनोमर जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है। तो एक्राइलेमाइड आया, राइट, मान लो कि एक्राइलेमाइड आया, फिर एक्राइलेमाइड आया, जुड़ता गया, बीच बीच में बिस एक्राइलेमाइड आता है, वो जुड़ जाता है, फिर एक्राइलेमाइड आता है, फिर वो जुड़ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स बनते चले जाते हैं, ओके, और पूरी की पूरी जेल की बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। फिर आप उसको अच्छे से मिक्स करते हो, राइट, और फिर आप जेल में डाल देते हो और फिर उसको पॉलीमराइज करने के लिए छोड़ते हो। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि पूरा का पूरा जेल आपका पॉलीमराइज हो जाता है, राइट। तो ये थे कंपोनेंट्स के रोल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेल, पॉलीक्राइलेमाइड जेल, ओके। अब यहाँ पर बात आती है कि जो पोर साइज होते हैं, पोर साइज डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्राइलेमाइड, है ना। मैंने आपको समझाया था कि जो पोर साइज होता है वो किसकी वजह से बनता है, एक्राइलेमाइड और बिसएक्राइलेमाइड की वजह से। तो अब डिपेंड करता है कि आपको पोर का साइज कैसा रखना है, छोटा पोर साइज बनाना है या बड़ा पोर साइज बनाना है, ओके। और वो किस पे डिपेंड करता है कि आप सैंपल कैसा सेपरेट करना चाह रहे हो। इफ यू वांट टू सेपरेट अ सैंपल विद स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट या स्मॉल साइज, तो आपको छोटे पोर साइज की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर आपको बड़े मॉलिक्यूल सेपरेट करने हैं, लार्जर प्रोटीन सेपरेट करने, तो आपको बड़े पोर साइज की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो दिमाग में आपके रहनी चाहिए कि आपका सैंपल किस टाइप का है, उस टाइप का पोर साइज बनाएंगे। और जिस टाइप का आपको पोर साइज बनाना है वैसा ही कॉन्सेंट्रेशन रखना है आपको एक्राइलामाइड का, ओके। तो अगर आपको पोर साइज छोटा बनाना है, इफ यू वांट टू मेक द पोर साइज स्मॉल, स्मॉल पोर साइज, तो आपको क्या करना होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्राइल अमाइड प्लस बिस अक्राइल अमाइड, है ना। ज्यादा जब अक्राइलमाइड और बिस अक्राइलमाइड डालोगे तभी तो ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी और ज्यादा ज्यादा अक्राइलमाइड एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और पोर साइज छोटा होगा, है ना। अगर आपको पोर साइज बड़ा बनाना है, अगर आपको पोर साइज कैसा बनाना है, लार्ज पोर साइज, लार्ज पोर्स बनाने हैं, तो आपको क्या करना होगा कि जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे एक्राइलमाइड और बिस एक्राइलमाइड का, उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन लो रखोगे, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्राइल एंड बिस एक्राइलामाइड, समझ रहे हो। इसको मैं और आसान बना देता हूं, यहां पर आप देखो इस तरीके से। अगर आपको बड़े पोर साइज चाहिए, इस तरीके से बड़े बड़े पोर साइज चाहिए, है ना, तो आप क्या करोगे, एक्राइलामाइड और बिस एक्राइलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम रखोगे, तभी तो बड़े पोर साइज बनेंगे। अगर आपको पोर साइज इससे थोड़े और छोटे चाहिए तो आप क्या करोगे कि कॉन्सेंट्रेशन एक्राइलामाइड का और बेस एक्राइलामाइड का बढ़ा दोगे। ज़्यादा एक्राइलामाइड और बेस एक्राइलामाइड होगा तो ज़्यादा जॉइनिंग होगी, ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी, और पोर साइज कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पर छोटे बन रहे हैं, राइट। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। इस तरीके से अगर आपको और छोटे पोर्स चाहिए, ओके, तो आप क्या करेंगे, क्राइलामाइड और बिसक्राइलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो देखो इसके कंपैरिजन में पोर साइज, इसके कंपैरिजन में पोर साइज छोटे बन रहे हैं, राइट। आई थिंक कि आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप पोर साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हो, बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्राइलामाइड एंड बिस अक्राइल अमाइड, ओके। बिस अक्राइलामाइड एक्राइलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन आप स्पेसिफिक रेशियो में बढ़ाएंगे तो पोर साइज छोटा होता चला जाएगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे एक्राइलामाइड बिस अक्राइलामाइड का तो पोर साइज बड़ा होता चला जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत कम जगह पर आपको ये चीज़ मिलेगी पढ़ने को, राइट। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयरली कहीं पर पूछे जाते हैं,
बट आपको जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, क्योंकि जो टेक्निक्स ऐसी चीज़ है जो जिसको आपको बहुत अच्छे से उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, उसका बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। मेनली इंटरव्यूज में वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होते, राइट? तो वैसे ही एक कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कभी मौका मिले कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, राइट? तो यहाँ पर ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पर मैंने दो चीज़ों की बात की है। एक बात की है कराइलमाइड की, और एक मैंने बात की है बिस एक्राइलमाइड की। तो देखो, जनरली जो आपसे पूछेंगे, जिनको अधूरा ज्ञान होगा, जनरली वो आपसे पूछेंगे कि क्वेश्चन देखो कैसे चेंज होगा। जिनको अच्छे से खुद ज़्यादा पता नहीं होगा, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, वो आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे? वो ये पूछेंगे कि अगर आपको पोर साइज़ छोटा बनाना है, तो आप किसका कंसंट्रेशन बढ़ाएँगे? है ना? तो और अगर आपको भी सही से नहीं पता होगा, तो आप बोलेंगे एक्राइलेमाइड और बिस एक्राइलेमाइड का कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे, तो पोर साइज़ छोटा हो जाएगा, राइट? एक क्वेश्चन ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन, जो बहुत इंटेलिजेंट एग्ज़ामिनर होगा या जो बच्चा जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, है ना? वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इन दोनों में से एक्राइलमाइड और बिसएक्राइलमाइड में से किसका कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएँगे कि पोर साइज़ छोटा हो जाए? अब कैसे बताओगे? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि पोर साइज़ बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एग्ज़ैक्ट आंसर आपको क्या करना है? पोर साइज़ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका बिसएक्राइलमाइड। ओके? तो यहाँ पर चाहे तो आप देख लो, ये है एक्राइलमाइड। अगर आपने यहाँ से बिसएक्राइलमाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, है ना? आपने सिर्फ़ एक्राइलमाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, तो क्या होगा? क्रॉस लिंकिंग कम होगी। जैसे मान लो ये एक्राइलमाइड है, ब्लैक कलर से बनाते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये एक्राइलमाइड है, जुड़ रहा है, ठीक है? बहुत कम इसमें आपने बेस एक्राइलमाइड डाला है, बहुत कम बेस एक्राइलमाइड डाला है, तो लीनियर चेन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें एक्राइलमाइड ज़्यादा है ना? समझ रहे हो इस तरीके से? अभी आपने बेस एक्राइलमाइड बहुत कम डाला है, तो कहीं-कहीं पर सॉरी इसको रेड कलर से बनाते हैं, रेड कलर से बनाते हैं, ठीक है? इस तरीके से पोर्स बनेंगे, बड़े-बड़े पोर्स बनेंगे। अगर आप एक्राइलमाइड का कॉन्संट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं और बेस एक्राइलमाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो क्या होगा? फोर साइड्स और छोटे होने लगेंगे, ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी। समझ रहे हो? तो देखो पोर साइज छोटे हो गए। तो ध्यान रखना है इसको कि पोर साइज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो बिस एक्राइलमाइड होता है, एक्राइलमाइड नहीं होता। तो अगर जब आपको पोर साइज छोटे करने होते हैं, तो आप एक्राइलमाइड को कांस्टेंट रखते हैं और बिस एक्राइलमाइड को बढ़ाते हैं। ओके? और अगर पोर साइज आपको छोटे करने हैं, तो एक्राइलमाइड को कांस्टेंट रखो, बिस एक्राइलमाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम रख दो, कम कर दो, तो पोर साइज बड़े हो जाएँगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जिस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, उस टाइप से आप आंसर करेंगे, ओके? जो जनरल आंसर होता है वो यही रहेगा कि एक्राइलमाइड, बिसएक्राइलमाइड का कॉन्संट्रेशन आप बढ़ाएँगे तो पोर साइज़ छोटे हो जाएँगे, कॉन्संट्रेशन कम करेंगे इन दोनों कंपोनेंट का तो पोर साइज़ बढ़ जाएँगे। लेकिन अगर आपसे कोई एग्ज़ैक्टली पूछता है कि ठीक है, मैं मान गया, अब ये बताओ कि इन दोनों में से किसके कॉन्संट्रेशन को कम करने या ज़्यादा करने से पोर का साइज़ बढ़ता है या कमता है, तो दैट इज़ बिसएक्राइलमाइड। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये कंसेप्ट नया लगा, है ना? और पहली बार आपने ये चीज़ देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे नए-नए अच्छे-अच्छे कंसेप्ट्स आपके लिए लेके आता रहूँगा बीच-बीच में, राइट? तो चलिए आज का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ ये, क्या है? प्रोटीन साइज़ और जेल परसेंटेज। तो आपको बेसिक चीज़ समझ में आ चुकी है, राइट? पोर साइज़ के बारे में आपको समझ में आ चुका है, कंपोनेंट्स के बारे में आपको समझ आ चुका है। तो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि किस जेल का परसेंटेज आप कैसे डिसाइड करेंगे, है ना? तो वो डिसाइड करेंगे किसके बेसिस पे? अपने प्रोटीन के साइज़ के बेसिस पे, आपके प्रोटीन का साइज़ कैसा है? अगर आपके प्रोटीन का साइज़ काफ़ी छोटा है, दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 4 से लेकर 40 केडा के बीच में, तो काफ़ी छोटा प्रोटीन माना जाता है। छोटे प्रोटीन के लिए छोटा पोर साइज़ चाहिए होता है ना? ताकि आपको स्पेसिफिकली अपने जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये आपका सैंपल है। ये बड़े-बड़े प्रोटीन्स भी हैं और इसी के बीच में छोटे-छोटे प्रोटीन्स भी हैं।
राइट? और आपको क्या करना है कि आपको ये छोटे वाले प्रोटीन्स ही स्पेसिफिकली सेपरेट करने हैं, ओके? इन बड़ों को आप नहीं चाहते, तो आप क्या करोगे, पोर साइज छोटा बना दोगे। ये वाले बड़े प्रोटीन ऊपर ही रह जाएंगे बेचारे फंस के, और छोटे वाले प्रोटीन्स नीचे आ जाएंगे, तो अच्छे से आपको दिख जाएंगे। समझ रहे हो? राइट? ओके। तो अगर छोटे प्रोटीन है तो जेल परसेंटेज बढ़ा दो, बिस एक्राइलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, पोर साइज छोटा हो जाएगा, और स्पेसिफिकली छोटे प्रोटीन्स को ही आप अच्छे से रिजॉल्व कर पाओगे। अगर आपका प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, मान लीजिए 12 to 45 केडा, तो जेल परसेंटेज थोड़ा कम करोगे तो पोर साइज थोड़े बढ़ जाएंगे। और बड़ा प्रोटीन होता है तो जेल परसेंटेज और कम कर दो, पोर साइज और थोड़े बढ़ जाएंगे, तो बड़े प्रोटीन सेपरेट होंगे। बहुत बड़ा प्रोटीन है तो जेल परसेंटेज बहुत कम कर दो, पोर साइज बड़े बड़े हो जाएंगे, और बड़े बड़े प्रोटीन्स आसानी से पास हो पाएंगे पोर्स में। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल के आता है आज का कि जेल सॉरी जेल परसेंटेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोर साइज। जेल का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो पोर साइज कम होगा, जेल का परसेंटेज कम करेंगे तो पोर साइज बढ़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटीन साइज। आपको अगर बेसिक चीज समझ में आ गया तो अपने आप ये सब चीजें सोच सकते हो। प्रोटीन साइज इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेल परसेंटेज। अगर आपका प्रोटीन का साइज बड़ा है तो जेल का परसेंटेज कम कर दो। क्यों? जेल का परसेंटेज कम करोगे तो पोर साइज बड़े होंगे, पोर साइज बड़े होंगे तो आप बड़े प्रोटीन को सेपरेट कर पाओगे। अगर आपका प्रोटीन का साइज छोटा है तो जेल परसेंटेज बढ़ा दो। जेल परसेंटेज बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे तो पोर साइज छोटे होंगे, छोटे प्रोटीन को आसानी से सेपरेट कर पाओगे। राइट? तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर ये पसंद आया होगा, है ना? कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर सच में ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और फर्स्ट टाइम आए थे तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे चैनल को शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।